तो आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इंसान के इतिहास की शायद सबसे बड़ी और रोमांचक जासूसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। मतलब सोचिए, जब हमारे पास कोई हाईटेक लेबोरेटरी नहीं थी, कोई लेजर या फैंसी गैजेट्स नहीं थे, तब इंसान ने इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को पहली बार कैसे समझना शुरू किया। ये सफर सिर्फ इंसान की सोच और उसके प्योर वंडर यानी शुद्ध आश्चर्य के दम पर शुरू हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कमाल की कहानी में डाइव करते हैं। अब जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, जब आसमान में घने काले बादल घिराते हैं और अचानक से तेज बिजली कड़कती है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि ये आंधी तूफान आखिर बनते कैसे हैं, राइट? शुरुआती दौर में जब इंसान प्रकृति के इन चमत्कारों को देखता था तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता था। उस समय इन सारे सवालों के जवाब माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथाओं में ढूंढे जाते थे। मतलब अगर सूखा पड़ गया या बिजली गिर गई तो सीधा सा लॉजिक था कि कोई देवता नाराज है। और सच कहूं तो उस समय की समझ के हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट और स्वाभाविक लगता था। लेकिन फिर यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव, एक असली गेम चेंजर। सदियों से एक ही सवाल चला रहा था, दुनिया को कंट्रोल कौन करता है। लेकिन फिर कुछ हिम्मत वाले विचारकों ने कहा, बस अब और कहानियां नहीं। उन्होंने एक बिल्कुल नया और बहुत ही बोल्ड सवाल पूछा, ये दुनिया वास्तव में किस चीज से बनी है? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये वो पल था जब इंसानियत ने सिर्फ मिथकों पर टिके रहना छोड़ दिया और पहली बार सच में ये खोजना शुरू किया कि नेचर एक्चुअली काम कैसे करता है। तो चलिए मिलते हैं उन पहले वैज्ञानिक खोजकर्ताओं से। हम इन्हें दी ओरिजिनल डिटेक्टिव्स कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये लोग किसी क्राइम सीन की नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स की जांच कर रहे थे। उन्होंने देवताओं और कहानियों को साइड में रखा और प्योर ऑब्जर्वेशन का सहारा लिया। उनका अल्टीमेट गोल था इस ब्रह्मांड के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता लगाना। और आपको पता है, ये क्यूरियोसिटी किसी एक जगह तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग प्रकृति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रहे थे। उदाहरण के लिए प्राचीन ग्रीस को ही ले लीजिए। वहां एक बहुत ही फेमस थिंकर हुए थेल्स। उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा आइडिया रखा जो उस वक्त के हिसाब से बहुत रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि इस दुनिया की हर वैरायटी के पीछे एक ही बेसिक इंग्रेडिएंट है और वो है पानी। अब देखिए, आज के साइंस के हिसाब से हम जानते हैं कि पानी वाला लॉजिक एकदम परफेक्ट नहीं था, लेकिन उनकी असली जीनियस इस बात में नहीं थी कि वो पानी को लेकर कितने सही थे। उनकी ग्रेटनेस इस बात में थी कि उन्होंने रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए पहली बार एक नेचुरल रीजन ढूंढा। कोई जादू नहीं, कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। अब इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये क्यूरियोसिटी पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक तरफ ग्रीस था तो दूसरी तरफ प्राचीन भारत में भी एक गजब की वैचारिक क्रांति चल रही थी। वैशेषिक परंपरा के एक बहुत ही महान विचारक हुए महर्षि कणाद। उन्होंने इस पूरी खोज को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। इमेजिन कीजिए, बिना किसी माइक्रोस्कोप के उन्होंने सिर्फ अपने प्योर लॉजिक का इस्तेमाल किया और ये कंक्लूड किया कि हमारी रियलिटी छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने अणु कहा। मतलब ये सोच आज की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है ना? लिटरली माइंड ब्लोइंग। अब अगर आप इन प्राचीन विचारकों के टूल किट को देखेंगे ना, तो आपको थोड़ी हैरानी भी होगी और शायद मुस्कुराहट भी आए। उनके पास 0 टेलीस्कोप्स थे, 0 माइक्रोस्कोप। उनकी सबसे बड़ी और इकलौती लेबोरेटरी थी ये खुली दुनिया। और उनका सबसे बड़ा टूल उनकी खुद की बुद्धि और तर्क। हाँ बिल्कुल, उन्होंने गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन वो सभी रैशनल गलतियां थीं। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता था तो वो ये कह के गिव अप नहीं करते थे कि अरे ये तो किसी जादूगर ने किया है। नो विजर्ड्स अलाउड। वो बस एक लॉजिकल नेचुरल वजह ढूंढते रहते थे। और इस लगातार सवाल पूछने की आदत के क्या शानदार नतीजे निकले। एक तरफ ग्रीक विचारकों ने आग और असीम तत्वों के नेचर को डिकोड करना शुरू किया, और वहीं भारत में आर्यभट्ट जैसे ब्रिलियंट खगोल शास्त्रियों ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, ये तारों का घूमना सिर्फ देवताओं का खेल नहीं है। उन्होंने पहचाना कि ग्रहों की चाल के पीछे एक ऐसा गणितीय पैटर्न है जिसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। उन्होंने बेसिकली ये साबित कर दिया कि आसमान में जो भी हो रहा है वो एक बहुत ही व्यवस्थित और कैलकुलेटेड तरीके से हो रहा है। और ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस अद्भुत सच्चाई को सामने लाती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सोचिए, 2 बिल्कुल अलग अलग प्राचीन सभ्यताएं और दोनों एक ही रॉक सॉलिड कंक्लूजन पर पहुंचती हैं। ग्रीस में दुनिया के इस लॉजिकल स्ट्रक्चर को लोगोस कहा गया
और ठीक उसी समय भारत में ब्रह्मांड के इस नेचुरल ऑर्डर और पैटर्न को रित का नाम दिया गया। अलग अलग नाम, लेकिन कोर आइडिया बिल्कुल सेम, कि ये यूनिवर्स कोई रैंडम केओटिक जगह नहीं है, बल्कि इसका एक फिक्स्ड, समझने लायक कोड है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सफर आगे बढ़ा, कौन से क्या तक का वो साहसिक बदलाव असल में एक छोटे से बीज की तरह था। सबसे पहले आया प्योर वंडर और वो बड़े फिलोसॉफिकल सवाल। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें लगा कि यार हमें और प्रिसाइज मेजरमेंट की ज़रूरत है। और फाइनली ये सब मिलकर आज की उस हाईली डिसिप्लिन्ड साइंस में बदल गया, जहां हम अपने आसपास के नेचर को बेहद पावरफुल और खूबसूरत गणितीय समीकरणों के जरिए समझाते हैं। ये सच में एक कमाल का इवोल्यूशन है। तो इस पूरी जर्नी को देखने के बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज हमारे पास उन ओरिजिनल डिटेक्टिव से कहीं ज्यादा एडवांस टेक्निक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर वो शुद्ध आश्चर्य आज भी जिंदा है? आज के जो नए खोजकर्ता हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस दुनिया को उसी पुरानी फ्रेश क्यूरियोसिटी के साथ देखें। तो अगली बार जब आप तारों भरे आसमान को देखें, तो खुद से पूछिएगा, प्रकृति के भीतर वो कौन सा नया अनसुलझा रहस्य है जो अभी भी आपके डिकोड करने का इंतजार कर रहा है?